हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइनाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि इस एक ही वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में लगभग छोटी से छोटी चीज़ भी कवर कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वैसे मुख्यतः देखें तो अनुच्छेद 52 से लेके 73 तक, अनुच्छेद 73 तक इसके अंदर राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के बारे में भी है, लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रपति के बारे में है। और इसके अलावा भी राष्ट्रपति के बारे में है, लेकिन हम इसी 52 से लेकर 73 के अंदर ही हम चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिस जिस पर हमें चर्चा करना है। तो अनुच्छेद 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 नहीं, 62, 65, 71 इतनी आर्टिकल पे हम आज बात करेंगे। और मेन फोकस रहेगा 53 नहीं, 54 और 55 पर, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहेगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 बस इतना ही प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भैया अब राष्ट्रपति होगा तो उसकी योग्यताएं क्या होंगी, तो उसके बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 बात करेंगे। अब आर्टिकल 58 क्या कहेगा? योग्यताएं बताएगा। राष्ट्रपति के बारे में योग्यताएं बताएगा। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो 4 योग्यताएं बताएगा कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जन्म से यह जरूरी नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए बस, जरूरी नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। बनने योग्य हो, ध्यान दीजिएगा, योग्य हो, ना कि सदस्य हो। तीसरा कहेगा कि लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है, कौन कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ हम बात करेंगे कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और संघ एवं राज्य के मंत्री के पद। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप राष्ट्रपति और संघ एवं राज्य के मंत्री के पद क्या नहीं है? लाभ के पद नहीं माने जाते। इसके अलावा सब लाभ के पद माने जाएंगे। और चौथी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह 35 वर्ष की आयु का हो। 35 वर्ष होना चाहिए उनकी आयु। ये हो गई योग्यताएं। अब कुछ शर्तें भी हैं, बस इतनी योग्यताएं लेके आप राष्ट्रपति के नामांकन नहीं कर सकते। कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्यों हैं? क्योंकि राष्ट्रपति इतना बड़ा पद है, उसका मजाक ना बन जाए, इसलिए निर्वाचन आयोग कुछ शर्तें रखता है। शर्त के बारे में चर्चा करेंगे हम। शर्तें क्या हैं? शर्तें रखता है कि सबसे पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में। जमानत राशि। अब
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो हैं उनके निर्वाचक मंडल से ही होने चाहिए। मतलब जो उनके वोट में भाग ले सकते हैं उन्हीं में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और वो भी अलग अलग। 50 प्रस्तावक अलग और 50 अनुमोदक अलग, यानी कुल मिलाजुलाकर 100 लोग। 50 प्रस्तावक अनुमोदक के बारे में बात करें, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। तो शुरुआत से क्या था, मूल संविधान जो है उसमें तो इसकी प्रावधान नहीं किए गए थे। उसमें यह नहीं लिखा गया था कि कोई प्रस्तावक और अनुमोदक, ये सब नहीं लिखा गया था। तो आर्टिकल 71 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब कोई डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति के पद के बारे में, तो संसद सर्वोच्च न्यायालय विधि बना सकता है। तो उसी के तहत उन्होंने विधि बनाया और बताया कि राष्ट्रपति एक अधिनियम बताया, प्रेसिडेंटियल इलेक्शन एक्ट 1952, और इसमें बताया कि राष्ट्रपति के लिए दो अनुमोदक और दो प्रस्तावक होंगे, उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तभी। ऐसा क्यों किया? जब यहाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन शुरुआत हुआ तो कुछ लोग यह जानते हुए कि हमारा इसमें वोटिंग में कुछ भाग नहीं मिलेगा, फिर भी भाग ले लेते थे। मतलब ये वोट को डिवाइड करते थे और कुछ नहीं काम करते थे। एक हरिराम नाम के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शुरुआत से 4 निर्वाचनों तक उन्होंने भाग लिया, और जब चौथी बार उन्हें 0 वोट मिले तब उन्हें लगा कि यह गड़बड़ बात है, तब उन्होंने निर्वाचन में भाग लेने से इनकार किया। और हास्यपद बात यह भी है कि उन्हें भी तो कोई यहाँ पे 2 लोग अनुमोदक और 2 लोग प्रस्तावक सिग्नेचर किए होंगे, और उन्होंने भी वोट नहीं दिया। इसलिए 1974 में इसमें संशोधन किया गया। 1974 में संशोधन करके कहा गया कि 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक होंगे। मतलब अब कुल मिलाकर के 20 लोग साइन करेंगे। तो तब भी कुछ लोग अड़े रहे कि नहीं, हम तो निर्वाचन में भाग लेंगे, बेशक हमें वोट ना मिले। तो जैसे एक नाम है काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़, हालांकि उन्होंने अभी धरती छोड़ दिया है। उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा चुनाव हारने का। उन्होंने भारत के सबसे छोटे चुनाव और सबसे बड़े चुनाव तक भाग लिया, लेकिन किसी में भी वो विजयी नहीं हो सके, सब में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक उन्होंने वोटिंग में भाग लिया, और सब में वो हार का ही मुख देखें। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर से 1997 में संशोधन करके कहा गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे, तभी आप नामांकन जब होगा तो इसमें 100 लोग हस्ताक्षर करेंगे, तभी आपका नामांकन पत्र जमा होगा, आप योग्य हो जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो यह था हिस्ट्री। और बात करते हैं 15,000 रुपये की। तो 1997 से पहले यह 25,000 रुपये था, और 1997 में इसी संशोधन में इसको घटाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। तो ये हो गई प्रस्तावक और अनुमोदक की बात। अब बात करते हैं 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जो है, जब आपको यानी कि जो कैंडिडेट है उसको कुल वोट का 1/6 भाग, मतलब कुल वोट का 1/6 वोट प्राप्त हो जाता है। 1/6 वोट अगर प्राप्त होता है तो उसे 15,000 रुपये लौटा दिया जाता है। अगर किसी कैंडिडेट को 1/6 वोट से कम मिलता है तो उसे उसके 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं, जिसे जमानत जब्त भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वोट को डिवाइड करने के लिए उनके सजा के रूप में यहाँ 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं। चलिए, ये तो होगी इनकी योग्यताएं और शर्तें। अनुच्छेद 58 की हमने बात कर लिया, अनुच्छेद 58 की बात हुई। अब आते हैं भैया, अब योग्यता तो पूरी हो गई,
अब सीधा सीधा चलते हैं निर्वाचन पर। निर्वाचन पे चलने के लिए हमें अनुच्छेद 54 की बात करना पड़ेगा। 54, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 की बात करें तो यह बताता है निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति में जो चुनाव लेंगे, जो चुनाव में भाग लेंगे, वो निर्वाचक मंडल के तहत ही भाग लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन मंडल नहीं, निर्वाचक, सॉरी, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल में होते कौन कौन हैं, यह भी बात करते हैं। निर्वाचक मंडल में सबसे पहले देखते हैं संसद के दोनों सदन के, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। जो मनोनीत हैं, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। ये लोग भाग नहीं ले सकते। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली पुदुचेरी क्या है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे हम जब इनकी बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि वोट कितने हो जाते हैं, वोट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए सदस्य, इतने लोग भाग लेते हैं, तो वोट कितनी होते हैं। संसद के दोनों सदन जो है, इनके बारे में पहले बात करेंगे, तो इन्हें रेज करते हैं। पहले सबसे हम बात करेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा में आप सभी को पता है कितनी सीटें हैं, 250 सीटें हैं, जिसमें से 12 मनोनीत किए जाते हैं और बचे कितने, 238 बचे, 238 बच्चे, जिसमें से अभी 5 सीटें अलॉट नहीं की गई हैं, 5 सीटें अलॉट नहीं की गई हैं। तो इसमें कितने बचे, 233 लोग बचे। मनोनीत वाले तो ऐसे भाग नहीं लेंगे और 5 अलॉट नहीं है, तो 233 सदस्य हमें यहाँ मिले। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में सभी को पता है कितने सीटें हैं, 550। पहले 550 + 2 थी, 550 + 2 का कॉन्सेप्ट था, लेकिन 2019 के 104वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया। तो जो ये 2 मनोनीत थे, एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, तो इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया 2019 में। इसको हम छोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 530 राज्यों के लिए है, 20 यूटी के लिए है। और यूटी में हम देखते हैं कि 7 सीटें अभी यूटी के लिए अलॉट नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए, 13 सदस्य, अभी 7 सीटें यहाँ पे खाली हैं और 13 सीटें फुल हैं यूटी में। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के कितने हो गए, 13 और 530, तो कुल हो गए 543 सदस्य हमें यहाँ मिले, 233 यहाँ मिले। तो अगर ऐड करते हैं 233 + 543 कितने हो जाएंगे, 776 वोटर्स हमें संसद से मिलते हैं। 776 वोटर्स। अब विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं, तो इन दोनों को मिला के हमें मिलते हैं 4120 वोटर्स। ध्यान देना, ये वोट नहीं है, ये वोटर्स हैं।
अभी वोट और वोटर्स में आगे अंतर पता चल जाएगा। 776 संसद से और 4120 विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बात करते हैं कुल वोटर्स की संख्या। कुल वोटर्स की संख्या के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 776 प्लस 4120, तो आएगा कितना, 6 7 9 1 7 8 और 4, यानी कि 4896 वोटर्स हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल कितने वोटर्स भाग लेते हैं, तो कितने हैं, 4896 वोटर्स भाग लेते हैं। अब हमने आर्टिकल 54 की बात कर ली, निर्वाचक मंडल के बारे में। अब बात करते हैं कि निर्वाचन होता कैसे है। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 55 बताएगा कि निर्वाचन की रीति कैसे होती है। निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 54 क्या बताता है, निर्वाचक मंडल यानी कि कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। और अनुच्छेद 55 बताता है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, निर्वाचन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, निर्वाचन की रीति। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। क्यों अप्रत्यक्ष तरीके से? क्योंकि यहाँ पे जनता स्वयं तो भाग ले नहीं रही है, यहाँ अपने प्रतिनिधि को द्वारा वोट करवा रही है ना राष्ट्रपति की वोट में। तो साफ साफ है कि जहाँ जनता भाग ना ले स्वयं, अप्रत्यक्ष तरीके से, यह कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। तो अप्रत्यक्ष तरीके से पहली बात। दूसरी बात, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसके अंतर्गत, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इसके बारे में गहन विस्तारित विश्लेषण करते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या। इसके बारे में है एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया एक क्या है, विधानसभा है। हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, FPTP से, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सभी को पता होगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है। तो चलिए मान लिया ये क्या है, विधानसभा। पहले MLA के लिए समझेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए समझेंगे। ओके, मान लिया यह विधानसभा है और विधानसभा में वोटिंग के लिए वोटिंग पड़ना है। तो यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे वोटिंग हो रहा है जो, वो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर हो रहा है। तो मान लिया यहाँ पे 60% हिंदू है, 30% मुसलमान है, 10% अदर्स है। अब सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग हो रहा है। तो तीन कैंडिडेट खड़े किए गए, तीन पार्टियों से, एक हिंदू पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी, एक अदर पार्टी। और इसी तरीके से मान लिया, अज्यूम किया कि 100 विधानसभाएं हैं, 100 विधानसभाएं हैं और 100 में मान लिया कि इसी प्रकार से विभाजन है। और विभाजन है और सांप्रदायिक आधार पर ही वोटिंग करवाना है। वोटिंग करवाना नहीं है, वोटिंग हो रहा है। तो जो हिंदू वाली पार्टी है उसको वोट कितने मिलेंगे, उसको वोट मिल जाएंगे 60%। हिंदू वाले पूरे वोट मिलेंगे। मुसलमान पार्टी को, मुसलमान वाले पार्टी को पूरा, मुसलमान जो जनसंख्या है इधर, उनको पूरा वोट मिल जाएगा। और अदर्स वाले पूरे वोट मिल जाएंगे। तो FPTP में क्या कहेगा, जो सबसे आगे वही जीता।
यानी कि 60% वोट पाकर ये 100 के 100 सीटें, मतलब जो 100 विधानसभाएं हैं उन सभी सीटों पर अधिकार जमा लेगा। और जो ये 30% और 10% है इनको 0 सीट मिलेंगी। सीट की बात करें, ये 100% जो सीट है पूरी ले जाएगा और इनको 0, इनको 0। ये FTPT कहता है, जो सबसे आगे वो जीत गया। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं जो वोट मिला है हिंदू पार्टी को मिला है 60% वोट सिर्फ, और मुसलमान पार्टी को 30%, अदर को 10% अज्यूम्ड किया है हमने। तो यहाँ पे 60% सीट वोट पाकर हिंदू पार्टी 100 के 100 सीट पा रहे हैं, 100% की सीट 100 पा गए। और यहाँ पे 30% वोट मिलते हुए भी इन्हें 0 वोट सीट मिले, और यहाँ पे 10% तब भी 0। ये है FTPT है। अब इसी से कंपेयर करके हम समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे पार्टियां जो होती हैं वो लिस्ट जारी करते हैं और अपने प्रत्याशियों के नाम लिख देते हैं जनता को जानने के लिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो FTPT में होता है वहाँ पे प्रत्याशियों को देखकर जनता वोट देती है, और जहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है वहाँ पर जनता पार्टी को वोट देगी, और यहाँ पर प्रत्याशी को और यहाँ पर पार्टी को। तो यहाँ पे जो बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, तो जो पार्टी है वो लिस्ट जारी करेगी अपने सभी प्रत्याशियों की। तो लिस्ट जारी करेगी और जनता को बताएगी। और मान लिया इसी प्रकार से 100 विधानसभा में सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग पड़ रहा है, तो यहाँ पे 60% जो हिंदू है, 30% मुसलमान है और 10% अदर हैं। तो हिंदू के जो है हिंदू पार्टी को सपोर्ट की, तो 60 के 60% हिंदू पार्टी को मिल गए। और जो मुसलमान वाले लोग हैं तो मुसलमान पार्टी को सपोर्ट की, 30 पूरे उन्हें मिल गए, 10% अदर पार्टी को मिल गया। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, तो इसमें सीटें कैसे मिलेंगी, यह ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सीट लिख लेते हैं। सीट, यहाँ पे सीटें कैसे मिलती हैं, जिस अनुपात में आपको वोट मिला है उसी अनुपात में आपको सीटें मिलेंगी। यह कहता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी कि 60% वोट अगर मिला है किसी पार्टी को, तो उन्हें कुल सीटों में 60% ही सीट मिलेंगी। और 30% वोट मिला है तो कुल सीटों में 30% आपको सीट मिलेंगी। 10% वोट मिला है तो 10% आपको कुल सीटों में 10% सीट मिलेंगी। अर्थात यहाँ पे हिंदू पार्टी को 60 सीटें मिली। क्यों? क्योंकि हमने 100 विधानसभाएं करी थी ना, तो 100 में 60 अगर परसेंट निकालेंगे तो 60 ही होगा, और 30 का 30, 10% का 10, यानी कि मुसलमान की 10 सीटें यहाँ पे मुसलमान के 30 सीटें, अदर्स के 10 सीटें और हिंदू के 60 सीटें मिला के हो रही हैं, यहाँ पे विजेता हो रहे हैं। और यहाँ पे FTPT में क्या हो रहा है, 60% वोट पाकर 100 के 100 पूरे सीट पे कब्जा हो रहा है किसका, हिंदू का। इस प्रकार से होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और जो हमारे देश के या फिर किसी भी जगह के जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो यही चाहते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से ही मत पड़े, चुनाव हो। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्हें भरोसा रहता है कि हम भेड़ तंत्र के तानाशाह में अस्तित्वहीन न हो जाए। इसलिए इन्हें इसमें भरोसा रहता है कि हमारा जितना वोट है उसी के अनुपात में हमें सीटें मिलेंगी, उसी के अनुपात में हमें शासन में भागीदारी मिलेगी। तो इसलिए हर जगह माइनॉरिटी चाहती है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से ही चुनाव हो। तो ये होगी समानुपातिक प्रणाली। लेकिन हमने MLA की बात की थी, विधानसभा की। विधानसभा में हमने देखा कि ढेर सारी वैकेंसियां हैं, तो यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हुआ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो सिर्फ एक ही है, राष्ट्रपति का पद एक है। ये जो सिस्टम काम करेगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, वो जहाँ पे ढेर सारी वैकेंसियाँ हों वहाँ काम करेगा, जहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी है वहाँ नहीं। तो इसलिए यह राष्ट्रपति के पद में
नहीं कार्य कर सकता। तो हमने क्या किया, यहाँ इरेज करता हूँ, आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। तो हमने क्या किया, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इसी का एक भाग, एक रूप क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे हस्तांतरणीय भी कहते हैं, हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाते हैं। मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के हिसाब से ही, और इस प्रणाली को हेयर नाम के व्यक्ति ने बताया था, हेयर, जिसे कई देशों में इसके बाद विकसित किया गया। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में इसके आगे हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में बात करना हुआ तो इसका मतलब पूरा राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करना हुआ। तो एक पॉइंट और है, उसको समझ के ही हम इसकी बात करते हैं। तो निर्वाचन जो, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें एक मेन पॉइंट का ध्यान रखा गया है। मेन पॉइंट क्या है, फेडरल प्रिंसिपल, यानी कि संघीय सिद्धांत। दो सिद्धांत दिए गए हैं, क्या क्या, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, की बराबरी होनी चाहिए, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बराबरी होनी चाहिए। इसी को, बराबरी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी। और दूसरा सिद्धांत दिया है क्या, पैरिटी होनी चाहिए, जो मत होंगे उसमें पैरिटी होनी चाहिए। अब यह क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सब चीजों की चर्चा करेंगे हम। जो है स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बराबरी, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और पैरिटी होनी चाहिए। जो पैरिटी है और यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी किसके बीच होना चाहिए, यह राज्यों के बीच बताता है, राज्यों के बीच बराबरी होनी चाहिए, राज्यों के बीच बराबरी। और यूनिफॉर्मिटी, इसका हिंदी क्या है, समानता। समानता किसके किसके बीच होना चाहिए, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच समानता होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्यों के बीच पहले बात करते हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य की बात करते हैं, वहां पे 403 विधायक हैं, और सिक्किम जैसे छोटे राज्य में सिर्फ 32 विधायक हैं। तो अगर यूपी ने किसी पर उंगली रख दिया, ये राष्ट्रपति होंगे, तो सिक्किम वहाँ माइनॉरिटी होगी, वह कुछ नहीं कर सकती। 403 पा गए, जो कह दिए उसी को बना देंगे। इस बड़े से अंतराल को कम करने के लिए इसी सिद्धांत को दिया गया है, यूनिफॉर्मिटी। इसके लिए क्या किया गया है, एक फार्मूला बताया गया है, लिखो कहाँ में, फार्मूला बताया गया है कि, राज्य की जनसंख्या अपान राज्य के विधानसभा के निर्वाचित
सदस्य की संख्या, और इस वैल्यू को कम करने के लिए 1/1000 से भाग दे दिया जाता है। राज्य की जनसंख्या यानी कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या उसी के अनुपात करके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है उसी से भाग देकर 1/1000 से भाग दिया जाता है। क्यों? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर इस सिस्टम से हम यूपी को देखें तो एक विधायक का जो मत होता है उसका वैल्यू आता है 208, और जो सिक्किम के वैल्यू आता है विधायक की 7। एक विधायक की वैल्यू है। क्यों? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अब जनसंख्या जितना कम होगा वो वैल्यू उतनी कम आएगी, जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतनी वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये आधार है जनसंख्या पे। अब जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, इस पे भी डिस्प्यूट है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? न्यू अपडेटेड जो जनगणना होगी उसी के आधार पर राष्ट्रपति की निर्वाचन होगी। लेकिन 1950 से भारत में जनगणना पर नियंत्रण किया जा रहा था, और जो दक्षिण भारत ने जनसंख्या पर कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन उत्तर के भारत जनसंख्या पर कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत के लोग प्रधानमंत्री से कहते हैं यहाँ तो प्रॉब्लम आप देखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निर्वाचन में राज्य की जनसंख्या का यहाँ पे बहुत योगदान है। क्योंकि राज्य का जितना ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वोट वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। कम रहेगी, हम नियंत्रण कर रहे हैं, हमारा कम हो रहा है तो हमारी वोट वैल्यू घट रही है। तो आप सीधा सीधा बता दीजिए, अगर कंपटीशन करना है तो हम अपने लोगों को भी बता दें, हमारे लोग भी जनसंख्या में वृद्धि करें, क्या हम कम करें। तो उस समय इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? 42वां संशोधन किया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किया। कब किया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में करवाया, और क्या कहा कि 2000 यानी कि 2000 ईस्वी के जनगणना आने तक 1971 के जनगणना को ही आधार मानकर ही राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति को निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि 2000 ईस्वी आने तक 1971 की जनगणना, यानी कि 1971 में लगभग तब बैलेंस था। तो उन्होंने, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है यह सही रहेगा। 2000 आने तक तो शायद लगभग जनसंख्या है वो कवर हो जाए। तो भैया जब 2000 ईस्वी आया, 2000 ईस्वी, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने क्या है देखा कि जनसंख्या और भी वृद्धि हो रखी है, तो उन्होंने क्या किया? 42 का कर दीजिए 2 गुना, यानी कि 84वां संविधान संशोधन किया। और कब किया? 2001 में, क्योंकि 2000 में बताया गया था, 2001 में संशोधन इन्होंने कर दिया। 2001 संशोधन करके क्या कहा कि 2026 के जनसंख्या 2026 के जनसंख्या आने तक 1971 के ही जनसंख्या को आधार मानकर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यह है हिस्ट्री जनसंख्या की। तो अभी तक 1971 की जनसंख्या ही लगाई जाती है, और 2026 तक लगाई जा रही है, और आगे देखिए कब तक होगी। ये होगी राज्य की जनसंख्या। और सभी राज्यों के हम बात करें, सभी राज्यों की विधानसभा की वोट वैल्यू की, तो वोट वैल्यू है जो सभी राज्यों को मिलाकर, मतलब जो सभी विधानसभा हैं और जो यूटी दोनों हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की, तो वोट वैल्यू यहाँ पे उनकी आती है
यहाँ पे लिखते हैं 5,49,474। ये क्या है? वैल्यू है इनका जो विधायक है, विधायक एमएलए, सभी एमएलए को मिलाकर 5,49,474 वोट वैल्यू आती है। ये हो गई, हमने पढ़ा यूनिफॉर्मिटी। अब बात करते हैं पैरिटी। दूसरा जो है पैरिटी। पैरिटी क्यों होना चाहिए? पहली बात, हमने देखा यहाँ पे जो विधेयक है, हमने देखा यहाँ पे जो विधायक है, एमएलए हैं, उनकी संख्या 4,120 है, 4,120 है। और वहीं पे हमने देखा सांसदों की संख्या कितनी है? 776। तो भैया 4,120 जिसको रख दिया उंगली, ये राष्ट्रपति बनना है, तो ये 776 क्या कर लेंगे? इनके बीच में भी समानता होनी चाहिए, इसी को पैरिटी कहा गया। पैरिटी का सिद्धांत दिया गया। तो इस पैरिटी को कैसे किया जाता है अप्लाई, यह भी देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया जो विधायक हैं, विधायकों के मत मूल्य, यानी कि ये अपान सांसदों, निर्वाचित सांसदों की संख्या विधायक के मत मूल्य अपान निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो हमने मत मूल्य कुल कितना देखा? 5,49,474। और कुल निर्वाचित सदस्य कितने हो रहे थे? सांसद 776। तो इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 708.085 करके कुछ आएगा। तो संविधान में क्या बताया गया है? संविधान में यह साफ साफ लिखा गया है, अगर दशमलव के 3 अंक तक अगर 500 से प्लस, सीधा सीधा अगर एग्जांपल ले लूँ, 5.57 है या फिर 371 है, अगर 500 से ऊपर है तो उसमें प्लस 1 कर दिया जाएगा। अगर 500 से कम है तो वहाँ पे माइनस नहीं, मतलब इसको नगण्य मान लिया जाएगा, ना के बराबर। तो इस प्रकार से यह 500 से कम है, तो इसलिए 708 ही माना जाता है। 708 क्या है? एक सांसद के मत का मूल्य है 708। और जब 708 को 776 से गुणा करेंगे तो कुल कितना आता है? 5,49,408। इससे इतना गुणा करने पर इतना आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी। ये हो गए राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, ये हो गए सांसदों के मत का मूल्य। तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड फिगर, यहाँ पे दशमलव का अंतर होने की वजह से इतना हो गया, अन्यथा नहीं होता। तो लगभग यहाँ पे समानता है। यह होगी यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी। अब बात कर लेते हैं हम निर्वाचन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। तो इसमें क्या होता है? सीधा सीधा आपके मत को ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन आपके अनुसार आपका मत है वो ए के पास भी जा सकता है, बी के साथ भी जा सकता है, सी के साथ भी जा सकता है, डी के साथ भी जा सकता है, ए बी सी डी। यहाँ पे वोट कैसे दिया जाता है? यहाँ पे मान लिया हमने 4 कैंडिडेट हैं और आपको मत देना है, तो आपको चारों को मत देना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से। आप सबसे पहले चाहते किसे हैं कि राष्ट्रपति बने ही बने? मान लिया बी को आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति बने, और मान लिया इनको नहीं वोट मिला ज़्यादा, तो आप दूसरे पे किस पे रखेंगे? दूसरा प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए? मान लिया ए को,
फिर इसी तरीके से मान लिया सी को अगर ना हुआ, ये दोनों नहीं हुए तो सी ही बन जाए, अगर ये भी ना हुआ तो मान लिया डी ही बन जाए। इस प्रकार से वोट कार्ड जो होता है वो फिलअप किया जाता है राष्ट्रपति का। इस प्रकार से क्या होता है, वोटिंग होता है। तो अब एग्जांपल लेके सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम को समझते हैं। मान लिया कि 100 लोगों ने वोट दिया, 100 लोगों ने राष्ट्रपति में भाग लिया और उनका मत का मूल्य भी 100 ही है। तो चलिए लगाते हैं सिस्टम ए बी सी डी। मान लिया ए के बैलेंस में 35 वोट आए, बी के खेमे में कितना कर दें, 30 अराउंड फिगर, और सी के यहाँ पे 65 हो गए हैं। तो मान लिया 20 कर दिए, 20 कर दिया, यानी कि 75 हो गए, और 10 85 हो गए, 85 5 90 100 15 हो गए, 15 40 50 50 50 100 वोट पड़ गए। मान लिया जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, मतलब 35 लोग चाहते हैं कि ए विजय हो, मतलब ए राष्ट्रपति बने, 30 लोग चाहते हैं बी राष्ट्रपति बने, 20 लोग चाहते हैं सी राष्ट्रपति बने, 15 लोग चाहते हैं डी राष्ट्रपति बने। लेकिन एक यहाँ पे सिस्टम है कि आपको राष्ट्रपति बनने के लिए एक क्या होता है कि 50% प्लस 1 इतना वोट आपको पाना ही होगा, इसके नीचे नहीं। सॉरी, तो इतना वोट तो किसी का नहीं है, 50%। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे कम वोट किसका है, सबसे कम वोट किसका है, डी का है। तो इसको करेंगे रेस से बाहर करें, इसका पत्ता कटा। अब करेंगे इसके पत्ते जो है, इसके जो वोट है इसको ओपन करेंगे, तो देखेंगे कौन किसको प्रेफरेंस दिया है। तो देखा हमने यहाँ पे जो सेकंड प्रेफरेंस 15 लोग हैं वो किसको दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, सी को दे सकते हैं, क्योंकि डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखे हैं। तो मान लिया कि ए के खाते में इन्होंने 5 लोगों ने दिया है, और बी के खाते में 7 लोग, और 7 5 12 हो गए, सी के खाते में 3 लोग सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड हो गए, 7 इसको ऐड हो गए, और 3 इसको ऐड हो गए। अब कुल कितने हो गए, इसको मिटा ही देते हैं, हाँ बिल्कुल इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 35 5 40, और यहाँ 30 और 37 हो गए, और यहाँ पे 23 हो गए। क्या आप भी 50% से +1 कोई ला पा रहा है, नहीं। अभी इनका 40 37 और 23 है। तो अब फिर से करेंगे काउंटिंग। हाँ, एक बात यहाँ पे है, यहाँ पे जो हुआ, जो हमने वोटिंग पहले बार देखा, इसको कहेंगे क्या, फर्स्ट काउंटिंग। जब सेकेंड बार हमने मतलब डी का पत्ता खोल दिया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सेकेंड काउंटिंग हुई। अब हमने फिर यहाँ पे एक को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं, यानी कि सबसे कम जिसका होगा, यानी कि सी का सबसे कम है, इसको हटाएंगे, क्या होगी, थर्ड काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे हमने 23 लोग हैं, 23 के पत्ते खोलेंगे, 23 में, लेकिन यहाँ पे 20 + 2 है, जो 20 हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं सी को, और जो 3 लोग हैं वो सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं, ये सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं, और ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं सी को। तो अब क्या करेंगे, इनका पत्ता खोलेंगे। 20 लोगों में 20 लोग हैं जो वो फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं सी को,
यही थोड़ा डिफिकल्ट मामला है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो 20 लोगों हैं, इसमें से मान लिया कि जो ए बी सी, ए के खाते में 7 लोगों ने वोट किया, बी के खाते में कितना कर दें, 10, और सी के खेमे में 3, क्योंकि 3 ही बचे। हाँ बिल्कुल, लेकिन सी क्या है, सी नहीं, सी कैसे करेंगे, डी। सी का तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, डी सेकंड प्रेफरेंस देख रहे हैं ना, फर्स्ट का ये सेकंड प्रेफरेंस देख रहे हैं। तो मान लिया डी को, और ये 3 लोग, इनको 3 लोगों को देखते हैं, ये सेकंड प्रेफरेंस वाले हैं, डी वाले हैं। तो इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे चुके हैं डी को, और सेकंड दिए हैं सी को। तो अब ये थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे, यानी कि थर्ड वरीयता किसको देंगे, ए को देंगे या फिर बी को देंगे, ए को या फिर बी को। मान लिया ए को इन्होंने दिया 1 और बी को दिया 2, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डी तो पहले डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस। तो यहाँ पे भी इन तीनों का देखेंगे, यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखा ए को देंगे या फिर बी को देंगे। जो ए को दिया 1 लोग दिया, और बी को दिया वो 2। अब देखो, अब सबको ऐड कर दो। ए के खेमे में यहाँ से गया 7, बी के खेमे में गया 10, ए के खेमे में गया 1, फिर बी के खेमे में गया 2, ए के में 1, बी के में 2। अब ऐड कर दो, यह भी देख लेते हैं सही भी है कि नहीं। 10 7 17, 17 1 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 का हमने विभाजन किया ना, 23 आ गए, इसका मतलब सही है। अब चलो भैया, दिल थाम के बैठो, ए या बी में जीत हार होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं 47 हुआ, 47 48 49, ए के खेमे में मिला 49, और यहाँ पे देख रहे हैं बी के खेमे में 37 10 47, 47 2 49 2 51। लो भैया जी, जो लड्डू ए के घर में बन रही थी, अब वो लड्डू आ गई बी के घर में, और बी जीत गया। कैसे जीत गया, 50% आ गया, और 1 वोट से ये जीत गया। आपने देखा ना, 50% प्लस 1 वोट चाहिए। आपको बस ये थर्ड काउंटिंग बहुत ध्यान से समझना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट मामला है, लेकिन अगर समझ जाएंगे थोड़ा ध्यान से तो यह बहुत ही सरल है, बस समझने का अंतर है। तो भैया अब यहाँ पे ए जीत चुका है, सॉरी बी जीत चुका है, ए को हार्ट अटैक आ गया है। अब ये तो जीत गया, राष्ट्रपति बन गया। अब यह प्रक्रिया समाप्त, हमने यहाँ देख लिया पूरा। अब बात करते हैं, यह तो राष्ट्रपति के पद पर तैनात हो गया है। अब बात करें, अब यह सोच रहा है मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ, अब मैं कब तक राष्ट्रपति बनूंगा। तो हमने 55 का बात कर लिया, तो 56, सीधा सीधा एक स्टेप उसके आगे आ जाइए। 56 बता देगा क्या, कि आप पद ग्रहण करने की तारीख से, यानी कि तिथि से 5 वर्ष कार्यकाल पर बने रहेंगे। बस ये हो गया अनुच्छेद 56। अब 5 साल भी भैया पूरे हो गए राष्ट्रपति के पद पर बने। अब क्या करें, अब बारी आ गई फिर से पुनर्निर्वाचन की। अब मेरा निर्वाचन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कौन बताएगा। फिर उसकी स्टेप आगे आ जाइए, अनुच्छेद 57 पे। अनुच्छेद 57 बताएगा कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की कोई संख्या नहीं है। पुनर्निर्वाचन की कोई संख्या नहीं, मतलब वो चाहे जितनी बार वोट लड़ सकता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अब 58 की हमने बात कर ही ली, 59 की बात करते हैं। 59 क्या बताता है, 59 बताता है
कुछ शर्तें बताता है। शर्तें बताता है क्या, कि जो राष्ट्रपति होंगे वो संसद या विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए, अगर ऐसा हुआ कि वो संसद या विधानसभा के सदस्य पाए गए, मतलब वो सदस्य हैं, तो पद ग्रहण करने की तारीख से उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, यानी कि जो संसद या विधानसभा के सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। ये बात करता है क्या 59। और इसमें कुछ सेवा शर्तें भी हैं कि राष्ट्रपति के हाँ सैलरी है वो कितना होगी, फ्री आवास मिलता है, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं हम 59 में। अब 60 है, 60 अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60, यह क्या है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति उनको शपथ दिलाता है। यदि वह अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा। ये आर्टिकल 60 में प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 62 यानी कि अनुच्छेद 62 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में, यह भी बताता है थोड़ा, एक मिनट। आर्टिकल 62 कहेगा कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। अगर मान लिया आकस्मिक कोई घटना हो गया तो क्या होगा, तो बताता है कि 6 माह के अंदर निर्वाचन होना तय है। 6 माह के अंदर यानी कि 6 माह के भीतर ही निर्वाचन हो जाना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा नहीं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, लोकसभा नहीं, विधानसभा कोई भंग पड़ा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो के ही रहेगा। यह आर्टिकल 71 कहता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। हमने 60 देखा, 62 देखा, 65 देखते हैं। 65 मान लिया राष्ट्रपति है नहीं, अनुपस्थित है, आकस्मिक वश है नहीं, तो उसके स्थान पे कौन कार्य करेगा आकस्मिक स्थिति में। जैसे यहाँ पे 6 माह का आकस्मिक स्थिति हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना है, तो यहाँ 6 माह तक वर्क कौन करेगा, उपराष्ट्रपति वर्क करेगा। अगर यह भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है यानी कि न्यायमूर्ति है वो कार्य करेंगे। अगर वह भी अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश वर्क करेंगे एज अ राष्ट्रपति के पद पे। यह हो गया 65। अब बात करते हैं 71 की। 71 क्या बताता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो वो कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 डिस्प्यूट के बारे में बताता है, विवाद कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे नहीं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताता है कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होके ही रहेगा अपने समय से। या फिर कोई विधानसभा है, कोई भंग पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसका साफ साफ अर्थ यही निकलता है अनुच्छेद 71 का, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समय से होकर रहेगा। तो आशा करता हूँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जो आपको समझ में नहीं आया है, जो आपको वीडियो में ठीक भी नहीं लगा है, उसको कमेंट करें ताकि मैं अपने वीडियो को और टीचिंग लेवल को और इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।